Are we back? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हेडलाइंस के बाद हम हाजिर हो चुके हैं आपकी खिदमत में, आपकी सेहत को, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर आज हम आपको बताएंगे। चूँकि गर्मी है और प्यास का एहसास भी। डॉक्टर फरजीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ऐसे तो मिल सकते नहीं, चलो हाँ, ये मिल ठीक है। कैसी हैं आप? ठीक है। आप इतने करीब वैसे ही खड़े हैं कि मिल नहीं रहे हैं, समझे। अच्छा जी, गर्मी है, कोविड भी है और ताकत होनी चाहिए ज़रा, बिल्कुल है ना। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ। डॉक्टर्स जो है वो रोने लग पड़े ये बात बोल बोल के कि भाई इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप वायरस से बचेंगे। ऐसे में डाइट ना करें, सेहत का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे जूसेस लें, वेजिटेबल्स, फ्रूट। आजकल तो रौनक ही रौनक है। तो कैसे करना है ये बताएंगे आपको डॉक्टर फरजीन, और क्यों करना है उसके जो फायदे हैं वो भी आपको बताएंगी डॉक्टर फरजीन। ये सेगमेंट आपका। अच्छा जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जा रही हैं? नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा जी, ऐसा है कि अभी जैसे कि मेरी प्यारी दोस्त नबी आपको बता रही थी कि इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टेड रहे। और इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे बूस्टेड रहता है, अभी आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा की हुई हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। वो खाना है जो कि आप खाते हैं और स्मार्टली खाते हैं ताकि आपकी हेल्थ सही तरीके से हैंडल हो। तो आज मैं और नबिया इस प्रोग्राम से पहले यही बात कर रहे थे कि हम कोई ऐसी आपको गोलियां बताएं रंग बिरंगी जो कि अल्लाह ताला ने आपको नेचुरल फॉर्म में दी हुई हैं। और उसमें जनाब है तरबूज, मैंगो, उसमें गुआवाज हैं। और जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विटामिन सी की, कि आपने अपनी विटामिन सी को कैसे पूरा करना है और विटामिन सी क्या करता है। ये हम बहुत इस पर बात भी कर चुके हैं। लेकिन जितना बात करें डॉक्टर साहब उतना वो कम होता है। लेकिन एट द सेम टाइम नबिया कई दफ़ा ऐसी होती है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि इंसान की समझ में भी आ जाती हैं और टेक होम वो मैसेजेस याद रहते हैं। तो जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो वो ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बट आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अंदरूनी सेहत वर्सेस बैरूनी सेहत सारे ऑल कवर्ड। जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुआवा जूस की बात करेंगे। ये जी हमने अमरूद आपको पता है। सबसे पहले तो चीज़ है नबिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सीजनल फ्रूट्स। ठीक है। ये जो फ्रोजन जो है उनका कोई फायदा नहीं है, कोल्ड स्टोरेज आए हुए। सो लेट्स हैव सीजनल फ्रूट्स जिनमें पीचेस हैं। ठीक है। इसमें इन्होंने गुआवा और पीच दोनों मिक्स किए, हेंस द कलर, इसलिए थोड़ा सा कलर है। तो आपको पता है कि जितने फ्रूट्स मां सिवाय आम के जितने फ्रूट्स ऑलमोस्ट जितने फ्रूट्स गर्मियों में आते हैं उनकी ठंडी तासीर होती है और वो आपके बॉडी टेम्परेचर को ना सिर्फ कूल रखते हैं बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, ये चुटकियों में बूस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये पीच और गुआवा का गुआवा। सो हमने गुआवा का जूस निकाल लिया और साथ में हमने पीच भी मिक्स कर लिया। आपको पता है कि पीच जरूरी नहीं कि हम गुआवा के साथ मिक्स करें, हमने डबल द इफेक्ट किया है कि विटामिन सी, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन बी वगैरह सारे आ जाएं ताकि एक ही ग्लास में आपके अंदर नरिशमेंट हो जाए। इसके अंदर अगर हम नबिया थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल लें तो अच्छा हो जाएगा, वुड बी इवन बेटर। क्योंकि हमने कोई स्वीटनर वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सोचते हैं कि जी चीनी डाल के किसी चीज का मजा होता है, वो एक्चुअली उस चीज का सारा फ्लेवर ही बिल्कुल खत्म कर देते हैं। स्पेशली वो जो लोग बाजार से मेहनत में जो है वो अजमत है, ये बात किसी जमाने में लोग किया करते थे। अब हम कहते हैं कि मेहनत में क्या, बस ऑर्डर करने में अजमत ही है। तो हम लोग स्पेशली घर से बाहर ड्राइव करने जाते हैं और हम लोग स्पेशल जूसेस ऑर्डर करवाते हैं और इतने महंगे महंगे 300-400-500 का मुझे तो दुखता है कि आप एक आपका पूरा 3-4 दिन का फल उसमें आ जाता है जितना आप एक गिलास पे लेते हैं। और उसमें जितना चीनी भर भर के डाली होती है वो आपको जूस पीने से ज्यादा मेरे ख्याल से वो आप नुकसान ले रहे होते हैं जो हम बाजार में बिल्कुल ठीक कह रही हैं नबी। और एक्चुअली तो इस वक्त हमने चूंकि आपको बताना था कि आपको एक बुलेट बूस्टर दे दें कि अगर आपको चाहिए, वरना आप कोशिश करें कि आप जो अपना फल है उसको विद अगर पील खा सकते हैं या वैसे खाएं ताकि उसके अंदर फाइबर भी आपके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम रात के टाइम भी ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर अमरूद है, इसलिए वी नीड टू बी केयरफुल। शाम में या दोपहर के वक्त जूसेस, इफ यू आर हैविंग जूसेस देन कंज्यूम देम बिफोर 4 बजे पहले, 4 बजे शाम के ना। और उसके बाद अगर आप फल खाना चाह रहे हो तो वो 7 बजे से पहले पहले खत्म कर दो। कोशिश करो कि फल भी 4 बजे खत्म हो। ठीक है जी। सेकंड जूस हमारे पास किस चीज का? ये सेकंड जूस हमारा मशहूर और मारूफ वो जो नहीं है फल, जरा नाम लें जिससे डॉक्टर भागते हैं। एप्पल, ये सेब का जूस है। ये बलून मुबारक हो। ठीक है, थैंक यू। इसके पर झाग क्यों नहीं है? इसके पर झाग बैठ गई है, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था जी, हमने निकाल ली है, हम कपड़े धोएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये है जनाब एप्पल जूस।
एप्पल का तो वही जो हम बात कर रहे थे कि बातें बनी हुई है, वाकई ऐसा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, मतलब कि इतना ओवररेटेड फल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, इतने सारे फल हैं। आज नबिया चाह रही हैं कि एप्पल का वो है जो सीट वो चेंज कर दी जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तरबूज की भी बात करें, अमरूद की भी बात करें, यू नो लीची की भी बात करें, लोग अक्सर आम होना चाहिए। तो आम को तो कहते हैं कि वो बादशाह होता है इन फ्रूट्स का, लेकिन ये है कि जब सेहत आती है ना तो आयरन ये आयरन चाहिए हमें, फिर उसके बाद हमारे फाइबर भी है, फाइबर जब हम सेब वैसे खाएं तो फाइबर भी आएगा। और ये डायबिटिक लोगों के लिए जूस नहीं, उसका फ्रूट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगेन एक चीज हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें इसी बात में कि जो डायबिटिक लोग हैं या जो बहुत ओबीस लोग हैं, प्लीज ट्राई नॉट टू हैव टू मेनी जूसेस, बिकॉज एकदम से ये शुगर बूस्ट देते हैं और बजाय कि आप उससे इस्तेफादा हासिल करें थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। सो एप्पल के अंदर आयरन है, भरपूर ग़िज़ा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी फीसद है जो कि आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है, भी और बड़े और लोग ऐसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके स्पेशली प्रेगनेंसी में खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसका नुकसान बाद में बहुत ज्यादा बच्चों पे होता है, उनकी अपनी सेहत पे होता है। तो ये जो चीज है ये सिर्फ आप आयरन की एक डिफिशिएंसी को क्लियर कर सकते हैं। सो अगेन वी हैव द फेमस एप्पल जूस। ठीक है जी। मैंगो, हाँ जी, मैंगो, यस, मांगो 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 मैंगो मांगो, ये आम आदमी है जाता हुआ मैंगो। ठीक है जी। तो उर्दू तर्जमा देखे मेरे आपने, क्या क्या है आम में? यार आम जो है ना, इसीलिए इसको आम फल नहीं समझना। हाँ जी, खास फल है, वेरी नाइस। ओके, सो बेसिकली आम जो है दैट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, दैट हैज विटामिन बीज। अच्छा, आप बी के भी पूरा एक सिस्टम है ना, लेकिन डॉक्टर साहब साथ में ये भी बता देंगे आम ये नहीं कि किलो आम ही खा जाने हैं। वो मैं ठहर जाओ ना, अभी बताती हूँ, पहले मैं तारीफें तो कर लूँ। ठीक है। तो तारीफें ये है कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 सारे ऑलमोस्ट इसके अंदर राइबोफ्लेविन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे वो रंगरूट ऑफिसर ने पहले बता दिया है कि आम ज्यादा नहीं लेना और आम का साइज भी देखना है। शुगर पेशेंट मुझे डॉक्टर पता है क्या कहते हैं मरीज आके, वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ना डाइट प्लान में आम लिखा है, तो हमने कौन सा खाना है, निट्रोल खाना है। तो ट्राई टू हैव वन मीडियम साइज्ड मैंगो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज वाली, तो प्लीज हैव इट विद योर लंच। ठीक है, अलग से मत खाएं। तो खाने की तकरीबन कितनी देर के बाद जूसेस ले सकते हैं या फ्रूट ले सकते हैं, ताकि इसके ऊपर बड़ी बात होती है कि भी खाने के फौरन बाद खाने के मीठा खाने की आदत, अगर आपने लेने हैं तो खाने के साथ लें। हाँ, मैं हमेशा या 11 बजे बहुत थोड़ा लें, ये तो बहुत ज्यादा है ना, जूसेस थोड़े लेते हैं। और जो सब्जियों के जूस होते हैं वो तो बिल्कुल 1-2 चमचे लेने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये है कि इसका ये होता है कि जब आप जूस लेते हैं खाने के साथ, तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जब आप कोई रोटी या कोई व्हीट खाते हैं तो वो उसके साथ मिलके एकदम शुगर को नहीं निकालता, बल्कि उसकी पीक को बेहतर कर देते हैं। ठीक है जी, आगे किसी चीज के साथ खाली जो लोग पीते हैं बहुत ज्यादा, उसका कोई फायदा नहीं, सिवाय के ऑरेंज जूस जो होता है वो ठीक होता है। ठीक है, एक अनार 100 बीमार। हाँ बिल्कुल, तो वो 100 बीमार नहीं, 100 बीमार ठीक हो जाते हैं। 100 बीमार ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक अनार 100 बीमारों को ठीक कर देता है। हाँ, लेकिन ये जो है ये इस वक्त अंगूर का जूस है, तो अनार आपको पता है कि बहुत लेकिन अनार का जूस ठीक है जी। अच्छा जी, अनार का जूस भी बहुत, अनार तो आप सही कह रहे हो, अनार से अच्छी चीज कोई है नहीं, बट इट हैज टू बी सीजनल। ठीक है ना, ये वैसे अंगूर अनार दोनों एक जैसे साउंड करते हैं। कलर उनका, और कलर भी आप देखें सेम लग रहा है तकरीबन। ये वो क्या काला कुल्लू लग रहा है। अच्छा जी, सो दिस इज अंगूर का हमने जूस निकाला है। और अंगूर एक डाइट हुई थी नबिया भी आज से कोई 20-30 साल पहले, उसको ग्रेप डाइट कहते थे। मैं इतनी पुरानी कहाँ हूँ, आपको क्या पता, आप उस वक्त पंजूड़े में भी नहीं थी। तो चले क्या डाइट से कैसे वेट लॉस होगा यार, इससे ना उन्होंने देखा था कि एक शख्स के ऊपर उन्होंने की थी, उसको सिर्फ उन 6 हफ्ते अंगूर का जूस पिलाया था। ठीक है, सिर्फ तो उसकी सारा जो उसकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो सारा क्लियर हो गया था। वो क्लियर हो गया, कुछ और तो नहीं आ गया? कुछ और नहीं आ गया, सिर्फ सेहत ही आई, सेहत उमड़ के आई। और वो बंदा बताता है कि शुरू में जब टॉक्सिन्स निकल रही थी बॉडी में से, तो इतनी मुझे तकलीफ हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ बेटर। सो बेसिकली ये नहीं कि अब हम अंगूरों के पीछे पड़ जाएं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी है कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन में हमने डिफरेंट जूसेस आपके पास रखे हुए हैं, तो ये नहीं कि एक फल के हम पाकिस्तानी कौम, यार हमारा रवैया ऐसा है ना कि डॉक्टर साहब एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब कि अब जी सेब का शुरू किए, सेब की अफादत पता चल गई, गलती से डॉक्टर फरजीन ने या हमने शो, तो बस इसके पीछे पड़ भाई, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन
में चीजें रखें, एक दिन आपने पीच अमरूद लिया, एक दिन आपने एप्पल ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करें ताकि सारे जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके अंदर आपकी बॉडी वो बिल्कुल सही आपने बात ठीक है जी। और ये पाइनएप्पल बहुत आपको पता है कि इसके अंदर पपायन होता है, दैट्स द एंजाइम व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू डाइजेस्ट फूड। ठीक है, तो इसके अंदर जब आप इसको खा लेते हो तो आपका फूड ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट होता है, इसलिए डिशेस व्हिच हैव पाइनएप्पल इन देम, जैसे थाई लोग बहुत यूज़ करते हैं, आपको पता है इस चीज़ का, सो दैट्स द रीज़न, बिकॉज ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है और आपकी अगेन इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। देखिए इम्यूनिटी वाला वर्ड जो है ना वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समझे कि लगा हुआ बोर्ड, उसके सारा इट्स ऑल एनकम्पसिंग, जितना फल, जितना फ्रूट और जितने हर्ब्स में यानी कि पुदीना, वो क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगी प्रोग्राम में, जिसको न्याज़बो या तुलसी कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस्तेमाल इनका तो होता ही मेरे ख्याल से कि बहुत कम, मतलब मेरे बचपन की बातें मुझे याद लगती हैं, अम्मा ये घर में लगा देना, प्लांट कर लेना और एक वो सारा सिलसिला, और अब तो हमने कभी इस तरह की चीजें इवन सुनी भी नहीं है और हम करते भी नहीं है। और अभी हम एक और फल के बारे में बात करेंगे, ये तो भी हमने मैंगो का शरबत बात किया, केरी का शरबत, क्योंकि टाइम कम है, मुझे बताएं कि हम क्या हर फल का जूस बना सकते हैं, जैसे कि अभी खुबानी भी है, चेरी भी है, तो क्या हम इनको ऐसे ही एज अ फ्रूट यूज करें या जूसेस की सूरत में भी लेना चाहिए हमें? ये भी हमने पहले बात की है कि अगर आप फ्रूट ले सकते हो तो फ्रूट से बेहतर कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन आप हर चीज का जूस का आप तरीका भी बता दिया उन्होंने, जैसे स्मूदीज बन जाती है, जिस चीज का जूस नहीं निकलता उसका आप स्मूदी बना लें, उसको आप मिल्क शेक में कुछ नहीं बनता उसको एज अ फ्रूट ही ले लें। नहीं, फ्रूट ही लें। हाँ जी, फ्रूट ही पहले लें, ठीक है। अच्छा जी, सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों में हम कौन सी ऐसी चीजें ले सकते हैं कि जो इम्यूनिटी बूस्टर है, जिनमें विटामिन सी है? ये तो हमने फलों की बात की है। ओके, विटामिन सी तो बहुत सारी चीजों में, लेकिन करेले के जूस के बारे में भी टॉक एंड यूजुअली पीपल आर लाइक वो या वाली शक्ल। अच्छा, लेकिन करेले का जूस बहुत अच्छा होता है फॉर डायबिटिक्स, बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स, इट्स वेरी गुड। मेरे लिए क्या करेगा? 2 चमचे आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा, आपके पैनक्रियास को जो लबलबा होता है उसको कैसे उसको मतलब कि, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर किसी चीज के साथ मिक्स कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ 2 चमचियां लें, मैं बता रही हूँ ना, पूरा ग्लास नहीं पीना। फ्रूट जूसेस होते हैं उनका आप ग्लास पी सकते हो, लेकिन सब्जियों के सिर्फ 1 से 2 चमचे जो होते हैं वो आपने सिर्फ लेने होते हैं। इसी तरह पालक का जूस इज सो इंपॉर्टेंट, अभी हम आयरन की बात कर रहे थे, बट ऑल दीज जूसेस आर टू बी, सबसे पहले वेजिटेबल को अच्छी तरह ब्रश से वॉश करना है जी, ठीक है, पालक को भी मिट्टी बिल्कुल सफाई का बल्कि ज्यादा काम होता है। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू डू इट, सोक करके रखना, कोई आपके बाजार में नहीं है काम करेगा, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं कोई करता। दूसरी चीज ये कि उसको जूस में जैसे ही डालते हैं और आपको जूस मिल जाता है तो फिर आप उसको फौरी तौर पे पी लें। अमेजिंग। और भाई आज से ही अगर फल आपके पास पड़ा हुआ है तो उसको गलाने और साड़ने का मतलब वो मत करें, इससे पहले कि आपको लग रहा है भाई बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे हैं, इन दैट केस आप उसको जूस बनाएं और अल्लाह की नेमतों को जाया भी मत करें। और फ्रूट की सूरत में लेंगे तो आपको डबल फायदा है, अगर जूस पी लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर फरजीन, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने हमें इतनी जबरदस्त जनाब टिप्स दी। एक छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में और बहुत कुछ होगा, आपके लिए साथ रहिएगा। एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर कर रही हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में। अभी ये न्यूज़ हमें मौसूल हुई आज सुबह ही। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के एक मारूफ सिंगर, एक म्यूज़िशन, गुलकार, मौसीकार फरहाद हमायूं अब हमें नहीं रहे हैं। ओवरलोड जो बैंड है, कौन इससे वाकिफ़ नहीं है, और फरहाद बेसिकली एक जंग लड़ रहे थे ब्रेन ट्यूमर से और काफ़ी अरसे से वो अलील थे, बीमार थे और इस आर्ज़े में मुब्तला थे। काफ़ी उन्होंने इलाज भी अपना करवाया, इस हवाले से ट्रैवल भी आई गेस उन्होंने किया, लेकिन बिल आखिर वो अपनी ज़िंदगी की जंग ब्रेन ट्यूमर से हार गए। और आज सुबह ही उनके ऑफिशियल पेज पर और जो हमारी इंडस्ट्री का जो इनका सारा हल्का अहबाब है, उन्होंने भी ये अफसोसनाक खबर शेयर की है। बहुत ही दुख की बात है कि अब फरहाद हमायूं हमारे बीच पे नहीं रहे हैं। ही बिलोंग्स टू रीनॉन फैमिली ऑफ पाकिस्तान। हम तमाम लोगों को पता है उनकी वालिदा भी जो है वो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, नवीद शहजाद, और उनके जो वालिद हैं शहजाद हमायूं, उनको भी तमाम लोग जानते हैं, क्रिकेट से उनका ताल्लुक़ रहा है। और पूरी जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वो फरहाद के जाने पर इस वक्त दुख का इजहार कर ये सबने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है वो ये न्यूज़ शेयर की है। और हम फरहाद के सारे फैंस के साथ बहुत ही दुख में इस वक्त ये तकलीफ़ वाली ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा, बहुत जाना माना नाम, हमारे फिल्म स्टार, हमारे ड्रामा एक्टर जनाब इमरान अब्बास अब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम नबिया, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ इमरान। बहुत ही अफसोसनाक खबर हम फरहाद के जितने भी फ़ैन्स हैं, जो लोग हैं, उनके साथ शेयर कर रहे हैं। आज सुबह ही ये न्यूज़ शेयर की गई उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी, और बहुत सारे आर्टिस्ट के जानिब से भी। बहुत ही दुख का लम्हा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी क्योंकि मेरा तो फरहाद से ताल्लुक बीइंग एन एनसीआई भी था, हम साथ पढ़े थे एनसीए में, और फिर ये कि हम लोगों का ताल्लुक म्यूजिक का भी था, क्योंकि वो उसका अपना एक बैंड था, मैं ईस्टर्न म्यूजिक में था, तो हम लोगों की एक म्यूजिक का कनेक्शन भी था। और अभी तो बिल्कुल अभी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए कि बहुत ही प्यारा दोस्त था, बहुत ही अच्छा लड़का। और मुझे भी उससे बहुत कम एज, क्या एज थी फरहाद की? इतनी कम एज में चले जाना? बहुत He was too young. हाँ, he was too young of course। और जब जाने वाला जाता है तो हमेशा यही लगता है कि ये तो जाने की उम्र ही नहीं थी, लेकिन एक्चुअली वेरी वेरी यंग। फैमिली से आपकी बात हुई? फैमिली भी यकीनन सदमे में इस वक्त होगी। नहीं, मेरी फैमिली से बात नहीं हुई। नवीद आबाद से मैं बहुत ज़्यादा मेरा इतना कनेक्शन नहीं रहा है। बस उनको मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बहुत कम उनसे मुलाकात हुई। तो मुझे अभी उनसे रब्ता तो मेरा नहीं हो सका, लेकिन अभी हम एनसीए के अपने जितने भी दोस्त हैं, हम आपस में ही एक दूसरे से बात करके और दूसरे से उस बात का। अच्छा इमरान, कब से ब्रेन ट्यूमर से वो लड़ रहे थे? कब से ये फाइट कर रहे थे? कितने अरसे बीमार रहे? नबिया, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज का ज्यादा इल्म नहीं था, एंड आई फील माय सेल्फ सो डिस्कनेक्टेड एंड फ्रेंड। मुझे ये सारी चीजें कि मैं बहुत ज्यादा कम राब्ते में रहता हूँ लोगों से, और सोशल मीडिया से भी मुझसे ज्यादा ताल्लुक में नहीं रहता, कि मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता फ्रेंड्स को। मुझे अभी इस बात का पता चला, और मुझे उसने कभी जिक्र भी नहीं किया था, क्योंकि हमारा जब भी मुलाकात होती थी या तो किसी इवेंट पे होती थी या क्या, एनसीए से निकलने के बाद हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते थे। तो अभी मुझे मुझे यही शौक था कि ये सब कुछ हुआ अचानक। मुझे बीच में पता चला था कि गोइंग थ्रू दिस फेज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोबारा हुआ, और मुझे ये मैंने सुना था कि वो रिकवर कर गया है और माशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, यही खबरें थी, हमने भी यही सुना था, जाना था कि ही हैज़ रिकवर्ड। और लेकिन आज सुबह जैसे ही ये खबर आई है, दिस वाज सो शॉकिंग। बहुत ही मतलब कि ये शॉकिंग न्यूज़ थी तमाम लोगों के लिए, और फैमिली के लिए भी यकीनन बहुत ही सदमे और ये दुख का टाइम है। इमरान जी जी, एक ही बेटा है उनका, बेटा था उनका, अब तो था क्या, कल अब इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये मैं आप सबसे कहूँगा, बल्कि मैं अपने लिए भी यही बात, कि हम लोग इतना डिस्कनेक्टेड रहते हैं अपनी अपनी जिंदगियों में और अपने दोस्तों से और अपने प्यारों से, और हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अब उन सब लोगों की जिंदगियों को और उनके साथ को। हम समझते हैं कि बस बहुत वक्त है शायद हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने भी आपके प्यारे, आपके अजीज, आपके दोस्त होते हैं, उनसे राब्ते में जरूर रहना चाहिए, उनसे उनका दुख शेयर करना चाहिए। फिर जब चले जाते हैं तो फिर हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान था और काश हम उससे मिल लेते, लेकिन ये हम सब के साथ निकल आया। क्यों है ऐसा? ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल नहीं है कि हमें लगता है कि हाँ सब हैं हमारे आसपास है, लेकिन वी आर नॉट कनेक्टेड समहाउ, हम फासले हैं। और ये हम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा मस्त और इतनी ज्यादा गुम हो चुके हैं कि हमें इन रिश्तों का, क्योंकि मैं जाती तौर पे मैंने पिछले 1-2 सालों में बहुत से लोगों को, अपने करीबी दोस्तों को खोया, अपने वालिद को खोया, अपनी बहन को खोया। तो हमेशा यही होता है कि हम अपने प्यारों की जिंदगी को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये तो इतनी अनटाइमली एक डेथ है फरहाद की, कि आपको यकीन नहीं आता कि एक यंग लड़का जो कि हमारे साथ पढ़ा, हमारे साथ उसने बातें की, उसके साथ खेले कूदे, और वो अचानक हमारे साथ चला जाए। तो हम अपने आप को भी बहुत जवान महसूस कर रहे होते हैं कि नहीं हमारी भी, लेकिन हम भी किसी वक्त अचानक किसी तरह चले जाएंगे, और हमारे लिए भी लोग इसी तरह बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह हमारे सारे प्यारों को अपने अमान में रखे, उनकी हिफाजत करे। थैंक यू सो मच इमरान, आपने हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह ताला फरहाद की भी जो फैमिली है, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके प्यारे, जो उनके अजीज़ हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने लोग पाकिस्तान में, दुनिया में ब्रेन ट्यूमर के मर्ज़ में मुब्तला होकर अपनी जो ज़िंदगी है उसे हाथ धो बैठते हैं। तारुफ भी कराएंगे हम, हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर फरजीन साहिबा भी तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर अजमल, क्या नंबर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे, और ये कितना जानलेवा मर्ज़ है, इस पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले एक बहुत ही अफसोसनाक खबर भी हमने आपके साथ शेयर की थी। पाकिस्तानी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा नाम हमसे बिछड़ गया, फरहाद हुमायूं हमने अब नहीं रहे। आज सुबह ही ये अफसोसनाक खबर उनके फैंस, उनके मद्दाहों के साथ शेयर की गई है। ये भी आपको बताएं कि जो फरहाद हैं वो ब्रेन ट्यूमर से जंग लड़ रहे थे। 2 साल उन्होंने फ़ाइट की और बिलाखिर अपनी ज़िंदगी की बाजी वो इससे हार गए। डॉक्टर अजमल और डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ इन स्टूडियोज़ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजमल, जो एक रिपोर्ट मेरे साथ शेयर की गई है मेरी रिसर्च टीम की जानिब से, इसमें जो नंबर सामने आ रहे हैं बड़े खौफनाक नंबर है कि दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद जो अफराद हैं वो ब्रेन ट्यूमर में मुब्तला होते हैं। क्या इसकी वजह है और दिमाग के रसौले की कौन कौन सी इकसाम है? जी, ये फैक्ट है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, और ये अमूमन 15 to 20 पर 1 लाख पॉपुलेशन में ब्रेन ट्यूमर पाया जाता है। और ब्रेन ट्यूमर की वजूहात तो बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, स्ट्रेस है, और फिर ट्रामा है, और फैमिलियल होते हैं कुछ ब्रेन ट्यूमर्स, यानी ये ख़ानदान से जिनोमिक, जिसकी वजह जीन्स की वजह से मदर से फादर से आगे ट्रांसमिट होते हैं। और ब्रेन ट्यूमर एवरीबॉडी नोज़ के इट्स अ वेरी लीथल एंड वेरी सीरियस प्रॉब्लम। इतने ज़्यादा नंबर होने की वजह और फिर इनकी ट्रीटमेंट, ये एवरीथिंग इट्स वेरी कंसर्नेबल। ब्रेन ट्यूमर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, जिसमें कुछ मलिग्नेंट होते हैं फ्राम द स्टार्ट, दे आर वेरी यानी डेंजरस ट्यूमर्स, हम कहते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिनकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। हम जब भी किसी ब्रेन की डिज़ीज़ की बात करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिहाज से कि मॉर्टेलिटी कितनी है, मॉर्बिडिटी कितनी है, इसके में रिकवरी कितनी है। डॉक्टर तो अगर इसकी वजूहात की बात की जाए कि ये बीमारी जनरेट कहाँ से होती है, मर्ज़ कैसे आपके वजूद में ये दाखिल होता है, ये क्यों होता है, क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं? इसमें हमारे अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज होता है, उसकी एपिथेलियम, उसके सेल टाइप्स चेंज होते हैं। अच्छा, और उसका कोई रीज़न नहीं है? उसकी कुछ तो रीज़न्स हैं, कुछ अननोन है, ठीक है, कि अभी तक वो मालूम नहीं हुई। इस रीज़न में ये होता है कि सेल्स रैपिडली मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। जिस तरह हम देखते हैं ना कि आम हालात में फंगस को ये एक ही दिन में इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है, हाँ। क्योंकि ये तो इनकी ग्रोथ इतनी रैपिड होती है। इस तरह सेल की मल्टीप्लिकेशन इतनी रैपिड हो रही होती है, छोटी सी चीज़ बड़ी बन जाती है, वो अब नॉर्मल हो जाती है। सही। अब नॉर्मेलिटी में दिमाग में हो तो वो इट्स डेंजरस। इसकी वजह से माइटोटिक एक्टिविटी की वजह से हम डिटरमिन भी करते हैं कि ये ट्यूमर ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा डेंजरस है, ये कम डेंजरस है। जिसकी माइटोटिक एक्टिविटी रैपिड होगी वो ज़्यादा डेंजरस होगा। जिसकी माइटोटिक एक्टिविटी और उसमें चेंज जो है, उसकी उसमें सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है या साइटोप्लाज्म, उसमें चेंज आ रही है तो वो उतनी ज़्यादा डेंजरस। जैसे कम आ रही है, स्लो है, वो स्लो है। बाज़ ट्यूमर ऐसे होते हैं कि वो स्लो ग्रो करते हैं, वो कम डेंजरस होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट परफेक्ट है। लेकिन इसमें कुछ ये मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लोग ना ब्रेन ट्यूमर को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते या फोबिक ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी अलामात का पहले तस्करा कर लें कि वो कौन सी पहली अलामात हैं, इब्तदाई अलामात हैं जो आपकी बॉडी इंडिकेट करना शुरू कर देती है जब आप ट्यूमर आपको होता है? हाँ, इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होता है मोस्टली लोगों में वो हेडेक से स्टार्ट होता है। अनयूजुअल हेडेक, मेडिसिन ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहा हेडेक। इनिशियली तो वो आप पैनाडोल जिस तरह हमारे इधर सोसाइटी में लेते हैं, हम हमारी कम्युनिटी में ऑटो मेडिसिन, किसी फटीग से सरदर्द नहीं हो रहा, अनयूजुअल सरदर्द है, ठीक है। और फिर उसके साथ वॉमिटिंग है, नाउजिया है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो है, और फिर नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। और क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा होता है बंदा कि पहले दूर से देखता है फिर नज़दीक से, वो डिनाइल में होता है कि मुझे कुछ नहीं है, मेरी नज़र कमज़ोर नहीं हो सकती बिकॉज आई एम यंग, और मुझे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो डॉक्टर के पास नहीं जाता। हमारे ये मिथ पाया जाता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो कोई ना कोई ऐसी बीमारी हमें लगा ही देगा और ऑपरेशन ही बता देगा। हालांकि मैंने बताया ना, अगर 1 लाख लोग हों तो उनमें से 15 लोगों को ब्रेन ट्यूमर होगा, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा तादाद उनको तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जिन 15 लोगों को होता है वो 15 फैमिलियों को होता है बेसिकली, और जिनके वो फैमिली के प्यारे जाते हैं या टाइम पे अगर क्योर किया जाए, अगर इब्तदाई इलामात को सीरियस लिया जाए, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ जी, ये 90% जो है जो ब्रेन ट्यूमर हैं ये ट्रीटेबल हैं,
जो मलिग्नेंट हो जाते हैं इसके स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 है, स्टेज 2, 3, 4 स्टेज तक होता है। अगर स्टेज 1 और 2 में है तो इसकी रिकवरी बहुत अच्छी है, इवन समझें कि 100% है। ठीक। अगर स्टेज 3 में चला गया है ट्यूमर या स्टेज 4 में, उसकी रिकवरी उतनी कम हो जाती है इवन विद ट्रीटमेंट। जब इनिशियली डायग्नोज होता है तो शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, आपने कंसल्टेंट से विजिट करना चाहिए, उसकी एडवाइस। ठीक है, वंस यू आर डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर तो हमें किन चीज़ों का जो है पेशेंट को ख्याल रखना ज़रूरी है? जब एक तो ट्रीटमेंट लें रेगुलर, और फिर इसमें ज़्यादा चांस होता है फिट्स पड़ते हैं लोगों को, एपिलेप्टिक हो जाते हैं। जब एपिलेप्सी भी आपको पता है डायलिमा समझा जाता है, लोग समझते हैं जिन आ गए हैं। हमारे जो मेजॉरिटी जो पेरिफेरी में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये क्या कहना चाहिए इसको रेशो है पढ़ाई की वो भी कम है, कम लोग इतने एजुकेटेड हैं। लेकिन ये एजुकेशन लेवल भी बढ़ाना चाहिए, अवेयरनेस भी बढ़ानी चाहिए, और इसको डायलिमा नहीं लेना चाहिए, बीमारी को बीमारी समझ कर ट्रीट करना चाहिए प्रोफेशनली, और उस तरह से जैसे डॉक्टर आपको गाइड करे वैसे ही डील करना चाहिए। डॉक्टर फरजीन, जैसे कि डॉक्टर अजमल ने अभी भी गाइड किया और बताया कि अगर आप इसकी जो इनिशियल या जो फर्स्ट स्टेज है अगर उस पर डायग्नोसिस हो जाता है और बेहतर ट्रीटमेंट अगर आप इस वक्त लेना शुरू कर देते हैं और अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाते हैं तो इसको वहीं पर रोका जा सकता है। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें बताना चाहेंगी ऑडियंस को तो? जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने अभी ब्रेन ट्यूमर्स का बताया, इसके अलावा कोई भी ट्यूमर्स हो, कोई भी बीमारी हो, अगर वो फर्स्ट स्टेजेस या पहली स्टेजेस में इनिशियल में पकड़ी जाए तो डेफिनेटली दैट इज़ अ टाइम कि हमने अपने रिजॉल्व बनाना है कि अगर हम अपना एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं तो इसको फिर फौरी तौर पे सही करें। उसमें ऑफ कोर्स डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी और नेचुरल डाइट। जितना आप क्लोज टू नेचर होंगे, जितना आप नेचुरल डाइट लेंगे उतना ही बेहतर है। टाइमिंग पे खाएंगे। एक सर्केडियन रिदम के बारे में बहुत बात होती है। सर्केडियन रिदम ये होता है कि आप रात की स्लीप लें। रात की स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ स्टार्ट्स फ्रॉम जब सूरज गरूब होता है से लेके सुबह फजर तक, जब सूरज तलू होता है उसके बाद। तो इसलिए ये टाइम जो है ये आपका रेस्टोरेटिव प्रोसेस होता है। इसके अलावा कई ऐसे ट्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो कि मौरूसियत में आए होते हैं, और उनका ये होता है कि फिर अगर ऐसे जिनके वालिदैन या ग्रैंड पेरेंट्स ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे हों और उनकी फैमिली में हो तो उनको ये चाहिए कि अपना ये जो चेक है ये ज़रूर रखें, अपना वैसे भी चेक रखें इसके ऊपर। जैसे डॉक्टर साहब अभी बताएंगे कि किस तरह से सीटीज़ की जा सकती हैं या देखा जा सकता है, एंड दैट गोज़ फॉर ऑल ट्यूमर्स, नॉट जस्ट ब्रेन ट्यूमर्स। कुछ मौरूसियत वाले भी होते हैं। तो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलावट टाइप की अशिया बहुत लेते हैं। फास्ट फूड्स का बहुत रुझान है। सोडियम जिसको हम MSG की बात करते हैं उसका बहुत रुझान है जो कि ब्लड प्रेशर वगैरह कॉज करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। डॉक्टर अजमल बताइएगा कि ब्रेन ट्यूमर के मरीज को जो फालिज होने के जो चांसेस हैं वो ये खतरा तक बहुत क्या हाई रिस्क पे रहते हैं? नहीं, ये ब्रेन के अंदर ना लोकेशंस होती हैं। अच्छा। हमारी बॉडी को ब्रेन मुख्तलिफ सेंटर से कंट्रोल करता है। उसको कहते हैं हमनकलस, या ये मोटर जो हमारी कॉर्टेक्स होती है, मोटर जिस तरह मोटर चलती हैं इस तरह बॉडी के अंदर उस सिस्टम को मोटर कहा गया है कि ये चलने से रिलेटेड है, यानी हाथ का है, टांग का है, दोनों साइड का है। अगर ट्यूमर उसकी विसिनिटी में लोकेटेड है या उसके ऊपर है फिर तो फालिज होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। अगर उससे अवे है तो फिर फालिज नहीं होता, और वो ट्यूमर निकाल दिए जाए तो ये रिकवर कर जाते हैं। और डॉक्टर साहब कितना पेचीदा इसका ट्रीटमेंट का अमल है ये? पेचीदा तो है, ज़रा कॉस्टली है। अच्छा। पेचीदा भी है और कॉस्टली भी है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता तो बड़ा डेलिकेट होता है। हमारे आजकल न्यू गैजेट्स हैं, न्यू रिसर्चेस होगी हुई हैं, नए एडवांसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट आ चुका हुआ है। इससे प्रोग्नोसिस जो है ठीक होने के चांस जो हैं या कॉम्प्लिकेशन के चांस कम हो गए हुए हैं, ठीक होने के चांस ज़्यादा हो गए हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे लेके चलूँगा। ये आजकल यंगर एज में, अडल्ट में, यानी कि 18-19 ईयर्स में, इससे भी कम एज में ट्यूमर आ रहे हैं हमारे पास। पहले इतने ज़्यादा नहीं होते थे। क्या रीज़न है? इसकी रीज़न डाइट है ज़्यादा। डाइट है? डाइट है, बिल्कुल अनहेल्दी डाइट है। और फिर डाइट के अंदर हमारे मिलावट है। बच्चा पैदा होता है तो वो मिलावट वाला दूध पी रहा होता है शुरू से ही। ये हम बड़े मल्टीपल टाइम सोशल मीडिया पे देखते हैं। लाइफस्टाइल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और ये मिलावट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजीन आपका, डॉक्टर अजमल आपका कि आपने हमारी आज की इस ट्रांसमिशन के लिए टाइम निकाला। आई होप सो कि जनाब आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपना फीडबैक जनाब के ऊपर लाजमी दीजिएगा। लाइफस्टाइल पर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ आप ना करें। जैसा कि आपने देखा कि एक रिसेंट एक डेथ भी हुई आज ही, और उसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए और जो सारे मामलात बताए कि जो लाइफस्टाइल है, जो डाइट है, वो
कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।